नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। आप मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। रुक लेते हैं उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों का। तो दिल्ली में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार मिथ टूटा और नया इतिहास बना। उन्होंने कहा कि नए दायित्व में हम जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। वहीं सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाने की बात कही है। जो शुरुआत हुई है उसके बाद सभी से शिष्टाचार भेंट करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी चूंकि उनका धन्यवाद भी करना है कि पूरे चुनाव अभियान में उनके नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत आया है। पहली बार एक नया इतिहास बना है कि लगातार वहाँ पर होता था कि एक बार एक सरकार बनती है, दूसरी पार्टी की सरकार बनती है। इस बार पहली बार ये मिथक टूटा है, नया इतिहास बना है। सभी से मिलूंगा और उत्तराखंड के विकास के बारे में सभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी समय मुलाकात आपकी है? ने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का समय लिया है। कल उसके बाद अभी पता लग जाएगा। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड कब तक लागू होगा उत्तराखंड में? हमने चुनाव से पहले इसकी घोषणा की थी 12 फरवरी 2022 को कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी में सभी स्टेक होल्डर्स को रखेंगे, विधि विशेषज्ञों को रखेंगे, समाज में जिन लोगों ने काम किया है और सभी प्रकार के लोगों का एक कमेटी बनाकर उसको जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। और हमने पहली जो कैबिनेट बैठक करी है उस बैठक में हमने कैबिनेट नोट अपना पास कर दिया है। जल्दी हम उसमें कमेटी में जो नाम है उन नामों को लेकर चर्चा करके उन नामों को फाइनल कर देंगे। जल्दी से जल्दी कमेटी उस पर काम करेगी, ड्राफ्ट तैयार करेगी और उसको हम लागू करेंगे। सर देखिए, हमारे संकल्पों में से पलायन रोकना भी एक बहुत बड़ा संकल्प है और हमने जो भी संकल्प अपने चुनाव से पहले लिए हैं उन सभी संकल्पों पर हम एक एक करके काम कर रहे हैं। इस पर भी हम काम करेंगे। सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी सर? सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी? सरकार की प्राथमिकता होगी कि हम जो भी हमारी केंद्र सरकार की जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। राज्य सरकार पारदर्शिता के आधार पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगी और हर प्रकार से ये जनता की सरकार होगी और जन जन की हम सुनवाई करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के घर तक जाएंगे, उनके अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा शासन पहुंचेगा, हमारी सरकार पहुंचेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज तेजी से उत्तराखंड का विकास हुआ है, उत्तराखंड के अंदर जो तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के लिटरेचर फेस्टिवल के समापन समारोह में प्रतिभाग किया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे साहित्यकार और बुद्धिजीवी समाज को दिशा देने के कार्य करते हैं, वे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी के सहयोग से उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाएंगे, साथ ही पर्यटन क्षेत्र में भी देश का राज्य को पहचान दिलवाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कपट रहित व्यवहार उत्तराखंड की पहचान है। हमारे युवा देश के भविष्य के निर्माता हैं। युवाओं को अपनी परंपरा को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव जग जाहिर है। उनके कुशल मार्गदर्शन में विकास की दृष्टि से प्रदेश के आने वाले 5 साल स्वर्णिम वर्ष होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। राज्य को विकास की दृष्टि से राजत जयंती वर्ष में देश के अग्रणी राज्य में शामिल करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। होंगे 2013 में आई हुई आपदा में जिस प्रकार से पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो गया था, आज भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी का निर्माण लगातार बढ़ते जा रहा है। लगभग 3 चरण का काम हमारा पूरा हो जाएगा अभी अप्रैल तक। बद्रीनाथ धाम का काम हमारे सामने है। अभी 250 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं उनका सारा का वहां पे टेंडर हो चुके हैं। आने वाले समय में हमारी बद्रीशपुरी भी जो है भव्य और दिव्य बनने वाली है। सड़कों के क्षेत्र में आप देखिए कि मैं हमेशा कहता हूं अभी आने वाले समय में जहां आप बैठे हैं, इतना बढ़िया आप फेस्टिवल कर रहे हैं यहाँ पर, लिटरेचर फेस्टिवल, और सभी हमारे बुद्धिजीवी हैं यहाँ पर। अभी नितिन गडकरी जी और मैं गोवा से दिल्ली तक एक फ्लाइट में आए, उन्हीं के साथ आया मैं, उनका जहाज था उसमें। तो एक कार्यक्रम में लंबा तो नहीं हो रहा है? तो मैं वैसे बता रहा हूं, थोड़ा आप लोगों से बात ही कर रहा हूं, ऐसा मान लीजिए।
तो मैं साजिया जी वहाँ से अभी जब आया तो एक दिन वो किसी कार्यक्रम में मेरे साथ थे उत्तराखंड में। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि गुलदार और अन्य वन्य जीवों के आक्रमण से मानव सुरक्षा के लिए कई विभागों के समन्वय से एक टास्क फोर्स बनाया जाए। अगर किसी क्षेत्र में किसी प्रकार के गुलदार आक्रमण करता है तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र के वन अधिकारी और डीएफओ की जिम्मेदारी तय की जाए। गुलदार के आक्रमण से संबंधित चिन्हित स्थानों के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए। वन क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध पातन पर सख्त कार्रवाई की जाए। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। वनों के संरक्षण और वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा जन जागरूकता के साथ जन सहभागिता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही सीएम ने निर्देश दिए कि जो भी कार्य किए जाएं वे धरातल पर दिखे। तो खबर देहरादून से है, जहां पर चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन संगठन की चार धाम यात्रा बैठक आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार के अध्यक्षता में नगर निगम ऋषिकेश के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित हुई, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक सहित जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा और चार धाम यात्रा संबंधित सभी विभागों के शीर्ष अधिकारियों ने प्रगति आख्या प्रस्तुत की। तो वहीं गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली चार धाम यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों में पहुंचने की उम्मीद है। कोरोना काल के बाद चार धाम यात्रा का प्रवाह निश्चित ही बढ़ेगा। इसके लिए तीर्थ यात्रियों को अधिक से अधिक यात्रा सुविधाएं मिलें, इसके लिए सभी संबंधित विभाग तैयारियों को 25 अप्रैल से पहले पुख्ता कर लें। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक तीर्थ यात्रियों का ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण किया जाए। यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता निरीक्षण नियंत्रण के लिए जिलाधिकारियों को जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। हमें ऐसी संभावनाएं हैं कि इस वर्ष जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा में आने वाले हैं। तो प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो रोड हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, सफाई हो, वाहन हो या और अन्य सुविधाएं हैं, सभी के विषय में। सर, कई विभागों में आपसे सामंजस्य की कमी पर आपने नाराजगी जाहिर की है। कितना समय पहले उनको दिया गया था, उसमें भी कमियों को पूरा नहीं किया गया, अब आपने फिर से कितना समय दिया है? नहीं, पिछले माह जब हमने बैठक की थी तो 31 मार्च तक का समय, लगभग एक माह का समय, एक माह से अधिक का समय दिया था। तो कुछ विभागों की स्थिति अभी चिंताजनक थी, तो हमने आज फिर उनको सचेत किया है कि वो जल्दी से अपने चाहूँगा। ये जो पंजीकरण ऐप मैंने बोला टूरिस्ट केयर के नाम से, इसमें यात्री जब पंजीकरण कराएगा उसको समय समय पर बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी, उसमें मौसम एक है। तो इस साल चार धाम की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है। चार धाम से एक बार फिर से बाबा केदारनाथ जाने के लिए इस बार आज से ऑनलाइन हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। बता दें, केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई से खुलने जा रहे हैं। तो वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम को ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग करने की जिम्मेदारी दी गई। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से संचालित होने वाली हेली सेवा के लिए सोमवार को ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। जो तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ धाम हेली सेवा से जाना चाहते हैं वे गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। हेली सेवा का 2 तरफ से किराया करीब 5,000 रुपये पड़ेगा। वेबसाइट पर आप किफ़ायती दामों पर होटल, फूड और एक्टिविटीज़ की बुकिंग कर सकते हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। तो वहीं देहरादून में नेहरू कॉलोनी डालनवाला की रहने वाली पुष्पा मंजुयाल ने अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के नाम कर दी है। इसको लेकर महिला ने देहरादून कोर्ट में वसीयतनामा भी पेश किया है। बता दें कि देहरादून के नेहरू कॉलोनी की रहने वाली मेघराज की पुत्री पुष्पा ने अपनी सारी संपत्ति राहुल गांधी के नाम कर दी है। इस बात की जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के नाम अपनी संपत्ति कर वसीयतनामा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास को सौंप दिया गया है। वहीं पुष्पा का कहना है कि वह राहुल गांधी के विचारों से अत्यंत प्रभावित हैं और उनके परिवार ने देश की आज़ादी से लेकर आज तक हमेशा आगे बढ़कर अपने सर्वोच्च कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए गांधी परिवार
वहीं पुष्पा ने न्यायालय में अपनी संपत्ति का पूर्ण विवरण देते हुए राहुल गांधी के नाम वसीयतनामा प्रस्तुत कर न्यायालय में अनुरोध किया है कि मेरे बाद मेरी पूरी संपत्ति का मालिकाना हक राहुल गांधी का होगा। हाँ जी, देखिए हमारे लिए बड़ी खुशी की बात भी है कि पुष्पा मुंदयाल जी, जिन्होंने कि आज हमारे नेता राहुल गांधी जी को अपनी चल संपत्ति जो भी है उसके अंदर वसीयतनामा करने का काम किया है, और उन्होंने कहा भी है कि देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान इस परिवार का है, और लगातार जो है आज भी देश की अखंडता और एकता के लिए जो है राहुल जी काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी जो भी संपत्ति है और मेरे इस वसीयतनामे के बाद भी तो वहीं जिला उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा नागरिक चिकित्सालय में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया, और जिसके चलते खटीमा कांग्रेसी विधायक भुवन कापड़ी नागरिक चिकित्सालय में धरने पर बैठे कर्मचारियों से मिलने पहुंचे, और इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें कोविड कॉल में इस्तेमाल किया गया है और अब यह कहकर निकाल दिया गया कि कोरोना खत्म हो चुका है, तो आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। इस पर कर्मचारियों ने बताया कि कोविड काल में सेवाएं देते हुए उन्होंने अपने परिजनों को भी कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से खोया है। वहीं इस पर खटीमा विधायक भुवन चंद कापड़ी ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सरकार को पक्का करना चाहिए और इनका वेतन निर्धारित कर इन्हें बेरोजगार होने से बचाना चाहिए। वहीं भुवन कापड़ी ने कहा कि इस मुद्दे को वह विधानसभा में भी उठाएंगे और राज्य सरकार के सामने रखेंगे। ये है कि अगर सरकार हमें परमानेंट नहीं करती है तब भी कोई बात नहीं, हमारी सैलरी नहीं बढ़ाती है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कोविड ख़त्म हो गया, अब लोगों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मान लिया कि कोविड ख़त्म हो गई, तो आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें उसमें मर्ज करें, हमें नौकरी दें। अब हम पिछले 2 साल 3 साल यहाँ अपनी सेवा दिए, उसके बाद आप अचानक बोल रहे हो कि ये छोड़ के आप चले जाइए, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। अगर हम 3 साल यहाँ ना करके कहीं और करते तो हमारी लाइफ बनती, हमारा फ्यूचर। और 1.5 साल यहाँ बर्बाद करने के बाद आज सरकार ये कह रही है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि फुल बैच बरसाए जा रहे थे हेलीकॉप्टर से कोरोना वॉरियर्स के ऊपर और उनकी सराहना हो रही थी। आज पिछले 2 दिन पहले हम सीएम जी से मिलने टनकपुर पहुँचे, वहाँ हमें गार्ड ने मिलने नहीं दिया, रोक दिया, बस बोला कि आपसे मुख्यमंत्री मिलेंगे, आपकी ये मांग उठाई जाएगी, लेकिन ठीक है वहाँ भी नहीं मिलने दिया। अब उसके बाद हम लोग NHPC गए उनसे मिलने के लिए, जहाँ वो विश्राम पे थे, वहाँ गए, वहाँ भी घंटों हम धूप में, कड़ाके की धूप में बिना खाना खाए पिए वहाँ खड़े रहे उनसे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ भी उन्होंने उनसे मिलने से मना कर दिया। तो आज नतीजा ये है कि हम जितने भी कोरोना वॉरियर हैं यहाँ बैठे हुए हैं इसी चीज़ यही मांग के लेके। वहाँ मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि हम पूरी दुनिया में हमारा नाम हो रहा है कि हमने वैक्सीनेशन का कनेक्शन या डेटा एंट्री या जो भी है हम लोगों की वजह से हुआ है, हमारा नाम कहीं जिक्र नहीं है, कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि आशाओं का मानदेय बढ़ा और सभी कर्मचारियों को बढ़ाया, परमानेंट हुआ, लेकिन हमारा कहीं जिक्र नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा है। आज क्या कर रही है, आज उसी का नतीजा है कि हम इतने सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये हमारा धरना प्रदर्शन आज भी है और तब तक रहेगा जब तक कि हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं लेती है सरकार। आपका नाम? मेरा नाम संजीव कुमार है। और हमारे सब कोरोना का समय चल रहा था, लोग घबरा कर घरों में बैठे हुए थे। परिवार का व्यक्ति अपने परिवार के आदमी को अस्पताल नहीं ले जा पा रहा था, उसकी मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहा था। ऐसे समय पर हमारे वो बहादुर युवा साथी, हमारे भाई, हमारी बहनें, जिन्होंने कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स से नौकरी निकाली गई, जिसमें JNM हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, सफाई कर्मचारी हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, सारे लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर, मुझे लगता है कि इसको कहेंगे राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, लोगों के हित में नौकरी ज्वाइन करी और 2 साल तक लगातार कोरोना के बीच लोगों की सेवा करते रहे। और आज कोरोना का समय खत्म होता है तो इनको पहले तो कोरोना वॉरियर्स करके इनको सम्मानित किया जाता है और सरकार चुनाव के बाद तुरंत इन्हें नौकरी से निकाल देती है। ये सरकार की संवेदनहीनता है। आप समझिए, जो लोग बुरे वक्त पर समाज के हित में अपनी जान की परवाह न करते हुए अस्पतालों में खड़े हुए लोगों के इलाज के लिए आज उनको निकालना निंदनीय है। ये हमारे सारे युवा साथी पिछले 2 वर्ष से काम कर रहे थे, ये धरने में बैठे हैं, पूरे प्रदेश में धरने में बैठे हुए। तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में इनका समर्थन कर रही है। ऐसे युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए, इनको नहीं निकाल। अब फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
तो ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा शहर में दुकानों के आगे मुख्य सड़क पर अतिक्रमण की वजह से आए दिन लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम जनता और सड़क पर चलने वाले वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही दुर्घटना की भी संभावना बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज खटीमा शहर के अंदर खड़ंजा मार्केट, आजाद मार्केट और टनकपुर रोड पर पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। साथ ही अतिक्रमणकारियों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। तो वहीं बाजार में भारी पुलिस बल को देख अतिक्रमणकारी, दुकानदार सब में हड़कंप मच गया। तो वहीं आपको बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कुछ दिन पहले भारी संख्या में ई रिक्शा चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी, जो कि रोड पर आड़े तिरछे तरीके से वाहन को खड़ा कर ट्रैफिक व्यवस्था को काफी प्रभावित कर रहे थे। इसी क्रम में दुकानों के आगे ठेले और फड़ लगाने वाले फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा सामान रख देने वाले के साथ साथ निर्धारित जगह से बाहर दुकान लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। साथ ही अवैध अतिक्रमण को हटाया गया और चेतावनी दी गई कि अगर कोई भी अतिक्रमण करता है या करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में और हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में जो है 3 दिन का अभियान ये चल रहा है अतिक्रमण का। इससे क्या है कि कोई भी लोगों ने जो है रोडों का पूरा अतिक्रमण कर रखा है, जिसको पुलिस प्रशासन और राज्य प्रशासन मिलकर जो दोनों। तो खबर मसूरी से है, जहां पर्यटन सीजन को लेकर व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी सीजन को लेकर विचार विमर्श किया गया और शहर की समस्या का समाधान के साथ साथ यातायात व्यवस्था और नियत पार्किंग स्थलों में वाहनों को खड़ा करने को लेकर सहमति बनी। इस अवसर पर व्यापारियों ने कई सुझाव दिए और पर्यटन सीजन के दौरान व्यवस्था दुरुस्त बनाने के लिए कई सुझावों पर निर्णय लिया गया। सीओ मसूरी पल्लवी त्यागी ने बताया कि मसूरी यातायात व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन भी किया जा चुका है, जिसमें अधिकारियों द्वारा मसूरी में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया। साथ ही स्थानीय व्यापारियों से भी बैठक की बात कही गई थी, जिसको लेकर कोतवाली मसूरी में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि माल रोड पर प्रतिबंधित समय पर वाहनों की आवाजाही के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रतिबंधित समय में माल रोड पर वाहनों का प्रवेश वर्जित किया जाए। साथ ही टैक्सी, स्कूटी के लिए एक नियत पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जहां पर उसका संचालन किया जा सके। उन्होंने बताया कि बड़े मालवाहक को दिन के लिए प्रवेश प्रतिबंध कर दिया जाए और उन्हें रात के समय में ही शहर में आने दिया जाएगा। बताया कि मसूरी कोतवाली में अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था के लिए पत्राचार किया जा चुका है। साथ ही सीजन के समय अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था रहेगी। क्योंकि कोविड के बाद शायद 2 साल के बाद पहला सीज़न है जिसमें एक्सपेक्टेडली बुकिंग्स पूरी फुल हैं, तो फिर शायद ज़्यादा भीड़ रहेगी पिछले 2 सालों से। तो पहले से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी हायर लेवल पे भी मीटिंग्स हो चुकी हैं इसमें कि कैसे हम पार्किंग्स की, ट्रैफिक की मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियंस और सभी का क्योंकि कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, वो मीटिंग आज हमने करी थी। उसमें पार्किंग को लेकर के स्पेसिफिकली बात हुई है कि जो होटल्स वालों की इंडिविजुअल पार्किंग्स हैं उसमें कितना उनके पास स्पेस है। उसके अलावा अगर उनके पास कस्टमर्स आते हैं तो वो उनको निर्धारित पार्किंग्स में भेजेंगे। इस सिस्टम को रेगुलेट करेंगे। अपने यहाँ पे जो है, जो कस्टमर्स जो बुकिंग वाले हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे कि मॉल रोड जो है वो हमारा नो एंट्री जोन रहेगा। 5 to 10 नो व्हीकल एंट्री जोन कम्प्लीटली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा जो हम शॉर्ट टर्म वन वेज बनाते हैं वो वन वेज को हमें इम्प्लीमेंट कराना है। उसके लिए हमें फोर्स मिलेगा एक्स्ट्रा, ऑलरेडी पत्राचार हो चुका है, तो उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। इसके अलावा जो आपके ट्रक्स वगैरह जो आते हैं, जो बड़े ट्रक आते हैं जो शहर के बीच से गुजरते हैं, उसके लिए हमने जो सुझाव इन लोगों ने भी दिया है और जो नीचे शहर में भी चलता है कि उसको हम रात के समय ही अलाउ करें, तो उसके लिए भी हमने नो एंट्री जोन करने के लिए डिसाइड किया है। उसके समाधान को लेके बात हुई है कि उनको हम कहीं पार्किंग स्पेस देंगे ताकि जो हमारा लोकल आदमी जो बाइक स्कूटी लेकर के आ रहा है वो रैंडमली कहीं स्कूटी बाइक प्लेस ना करे अपनी निर्धारित पार्किंग पे। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा में झनकैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत
आरक्षित वन क्षेत्र लोहिया हेड बीच में अवैध खनन की सूचना पर छापा मारने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। बता दें कि विभाग को सूचना मिली कि कुछ लोगों द्वारा ट्रैक्टर ट्राली के साथ अवैध खनन किया जा रहा है। इस दौरान कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर खनन माफियाओं को पकड़ने में कोशिश की गई तो मौके पर खनन माफिया मान सिंह धामी और उसके 3 साथी ने मिलकर वन कर्मियों पर हमला कर दिया, साथ ही गाली गलौज की। वहीं सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए वन दरोगा की वर्दी फाड़ दी। तो वहीं मौके से मान सिंह धामी को मैं ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही अन्य साथी मौके से फरार हो गया। साथ ही खनन में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग परिसर में खड़ा कर दिया गया है। सूचना मिली कि जो है लोहिया हेड पावर हाउस के नीचे जो हमारा आरक्षित वन क्षेत्र है उसमें जो है कुछ व्यक्ति लोग अवैध खनन कर रहे हैं। मेरे द्वारा तुरंत जो है टीम गठित की गई। टीम गठित करने के उपरांत जो हमारे कर्मचारी वहाँ स्टाफ मौके पर गया तो वहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्राली को अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया और उसमें एक अभियुक्त जो है मान सिंह को भी पकड़ा गया है। उसको तुरंत हमारा स्टाफ यहाँ लेके आ रहा था। करीब लोहिया हेड सूखा नहर के पास में हमारे इन आदमियों को जो है वहाँ के जो अज्ञात व्यक्ति लोग थे उनके द्वारा इनको घेराबंदी कर जो है इनके वर्दी फाड़ दी गई और जो है इनके संग बड़ा क्या नाम जो है बदतमीजी करेगी, गाली गलौज करेगी। इसके बाद मेरे बाद तुरंत द्वारा जो है मेरा स्टाफ जो है यहाँ से कटिबंधन से भेजा गया, जिनको जो सुरक्षित ला करके हम रंज कार्यालय ले आए। इस रंज कार्यालय लाने के बाद जो है हमने अभियुक्तों के खिलाफ थाना झनकिया में अभियोग दर्ज कराया गया है और जो है उसको जो है उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर दे। उसको जो है क्या नाम उसका जिला कारागार हल्द्वानी को भेजा जा रहा है। और मेरा ये यहाँ की जो खनन माफियाओं को ये संदेश है कि खटीमा वन क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का जो अवैध खनन होता है उस खनन पर जो है अंकुश लगाने हेतु जो है हमारे को जो भी प्रभावी क्या नाम गश्त पड़े और हमें अवैध खनन पर हमें कतई बर्दाश्त नहीं है कि हम हमारे खटीमा वन क्षेत्र के अंदर कोई जो अवैध खनन हो। तो कुछ लोग हमारे यहाँ जो जज ऑफिस में आए तो कुछ व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति जो 4-5 व्यक्ति उनके संग और व्यक्ति भी थे, गाड़ियों से आए और अब रेंज कैंपस में भी अभद्र व्यवहार कर रहे थे। जिसके द्वारा मेरे द्वारा तो सूचना जो कोतवाली मिली, कोतवाली से फोर्स आई और उनको जो खदेड़ करके बाहर उठाया गया जो है। अज्ञात लोगों के खिलाफ व्यक्तियों के खिलाफ भी 4-5 आदमियों के खिलाफ भी जो अभियोग जो है दर्ज किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया। अधिकारी वन विभाग को जो है सूचना मिली थी कि ये नगला क्षेत्र में जो है कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं रात के समय में, तो उनकी टीम वहाँ पर पहुंची तो वहाँ खनन करता जितने भी थे वो भाग गए। उसमें से एक उसमें खनन माफिया जो है मई ट्रैक्टर सहित वहाँ पर उनको मिला है। उनके द्वारा जो है वन विभाग के कर्मचारियों के साथ में तो अभद्र व्यवहार भी। तो हल्द्वानी नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के निर्देश पर निगम कर्मचारियों की तरफ से कुछ दिन पहले मंगल पड़ाव मछली बाजार में बने अवैध फड़ों को नोटिस दिया गया था, जिसमें नगर आयुक्त ने उन्हें 3 दिन के अंदर जगह खाली करने के आदेश दिए थे। जिसमें आज नगर आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कार्रवाई करते हुए बाजार में लगाए गए फड़ों को हटाया और इस दौरान नगर निगम के पार्षदों और फड़ मालिकों का खासा विरोध झेलना पड़ा। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने लोगों से सहयोग करने की अपील करने के साथ चेतावनी भी दी कि सरकारी कार्य में बाधा ना बने। वहीं अतिक्रमण हटाने को लेकर क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी। वहीं अतिक्रमण का विरोध कर रहे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मंगल पड़ाव में जो अवैध रूप से मीट मछली की मार्केट यहाँ चलती थी, जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ था, दुकानों को बनाने की वैध अनुज्ञा नहीं थी, उनको अवैध घोषित करते हुए उनको समय दिया गया था। आज निर्धारित समय तक उनके द्वारा नहीं हटाया गया, नहीं तोड़ा गया, तो पुलिस और प्रशासन की मदद से यहाँ पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, उन पर जो भी सक्षम कार्रवाई थी पुलिस विभाग द्वारा की गई। सर, यहाँ जो विधायक हैं सभी दल कांग्रेस के, उनको भी नजरबंद किया गया, क्या ऐसा कारण आज तक प्रतिनिधि को? इस संदर्भ में मुझे अभी जानकारी नहीं है और हमारा प्रयास यही रहा था शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई पूरी हो जाए। सर, अभी यहाँ पर कहा गया और अतिक्रमण होना है, किस तरीके से शहर में अतिक्रमण? देखिए, अभी आपको प्रक्रिया पता है, आप लंबे समय से देख रहे होंगे कि पहले चिन्हीकरण किया जा रहा है, वहाँ मुनादी कराई जा रही है, जहाँ आवश्यक है वहाँ नोटिस दिया जा रहा है, उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मंगल पड़ाव मछली बाजार था उसमें नगर निगम की जो दुकानें थी या नगर निगम ने जिन लोगों को नोटिस दिया है, कोई वैध प्रपत्र उनके द्वारा नगर निगम को नहीं दिखाया गया है, जिसके क्रम में इन लोगों को नोटिस दिया गया था और उसकी मियाद आज पूरी हो गई थी। इसी क्रम में जो भी अवैध दुकानें थी उनको यहाँ से हटाया जा रहा है
और कुछ लोग अपना सहयोग भी कर रहे हैं। मैंने उनसे अपील करी है कि अपना सहयोग अतिक्रमण हटाने में हमें दें, और अगर उनके पास कोई वैध पेपर नहीं है तो अपनी वो दुकानें हटा रहे हैं। तो कुछ लोग दुकानें हटा रहे हैं और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर। तो अब उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।